टू दिस चैनल। इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड जो टर्म है वो हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जब बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है एनपीए के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि एनपीए हमें अकाउंट्स में भी पढ़ना है, ठीक है। और अभी जो है हम लोग जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसमें आता होगा कि बैंकिंग में जो एनपीए है, किसी बैंक का बढ़ गया है तो आरबीआई उसके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। तो इसके बारे में समझते हैं कि एनपीए होता क्या है, कितने टाइप के टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन से गवर्नमेंट में, एनडीए की सरकार में या यूपीए की सरकार में कैसे एनपीए पे इम्पैक्ट पड़ा, किस में बढ़ा किस में घटा, क्या था, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। और जो आने वाले वीडियोज होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे कि अगर इसके और वीडियो बनाना है नहीं। इसमें बताऊंगा कि इसके कॉजेस क्या है और इसको किस तरीके से जो है आरबीआई कंट्रोल करती है बैंक, जो कमर्शियल बैंक के थ्रू कैसे एनपीओ को जो है वो रिकवर करना है, इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। अभी जो बैंकिंग है उसका सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है एनपीए, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। एसेट्स का मतलब वो चीज़ जो हमको रिटर्न दे, फ्यूचर में जो हमें रिटर्न दे। अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो उससे हमें रिटर्न मिले, उसको हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो वर्ड से दिख रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग, वो एसेट जो परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म नहीं कर रही है, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से जानते हैं। मतलब जिसको रिटर्न देना चाहिए लेकिन वो रिटर्न नहीं दे रही है, जिसको प्रॉफिट देना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं दे रही है, वो एनपीए होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं जितने भी डेटा लिया हूँ वो खुद से नहीं, वो आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में सारा का सारा डेटा लिया हूँ, ठीक है। आप इसको साइट पे भी गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको सारे का सारा स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, जो भी न्यूज़ है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जो भी आर्टिकल्स है, जो भी इसके बारे में दिया हुआ है, मैं सारा का सारा इस वीडियो में अटैच करके आपको दिखाऊंगा कि ये सारा का सारा डेटा जो है वो फैक्चुअल डेटा है जो आरबीआई ने बताया है अबाउट द एनपीए के बारे में, ठीक है। अब समझते हैं कि आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग एनपीए क्या होता है, ठीक है। तो एक एनपीए जो होता है एक लोन होता है और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवरड्यू फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज। देखिए, जब मैं बैंकिंग, मनी और बैंकिंग जब बता रहा था तो बैंक के बारे में बताया था कि बैंक का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिपॉजिट्स को पब्लिक से एक्सेप्ट करता है और उसको लेंड कर देता है, उस पैसे को उधार पे देता है। तो जब बैंक जो लोन करता है या एडवांस करता है, लोन और एडवांस जो बैंक के लिए है वो क्या है, एसेट्स है, ठीक है। क्योंकि इससे रिटर्न मिल रहा है, तो एसेट्स मैंने अभी बता दिया आपको कि जिससे हमें रिटर्न मिलता है वो हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हालांकि अकाउंट्स का पार्ट है, ठीक है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो एनपीए है एक लोन है और एडवांस है, जिसमें बैंक जो है वो लोगों को लोन देता है, बट जो लोग हैं वो उस जो लोन लिए हैं उसका ना प्रिंसिपल और ना ही इंटरेस्ट 90 दिन के अंदर पे करते हैं, ठीक है। मतलब कि बैंक ने लोन दिया, ठीक है, और 3 महीने तक ना उसको कोई प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है और ना इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस जो अमाउंट ऑफ लोन दिया गया है उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब अगर जून है, अगर 3 महीने तक मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक अगर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, जो लोन लिया है, या उसको कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पे कर रहा है, तो उसको हम उस लोन ऑफ अमाउंट को हम लोग एनपीए बोलेंगे, ठीक है। जो 90 दिन तक का होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेप्शन है इसमें कुछ कि क्या सारे जो लोन, जो बैंक जो होता है जो सभी लोग को लोन देता है वो अगर 90 दिन तक नहीं पे किया तो वो एनपीए हो जाएगा, नहीं। एग्रीकल्चर के केस में है, इसका थोड़ा सा उल्टा है, तो वो एक्सेप्शन है वो एनपीए का, ठीक है। एग्रीकल्चर के केस में क्या होता है, जब बैंक जो फार्मर को लोन देता है तो वो 2 कंसेक्यूटिव जो क्रॉप्स जो होता है उसका जो रेंज होता है या 1 साल तक का, उसको एनपीए में, उससे ज़्यादा जब होगा 1 साल से ज़्यादा तब एनपीए होगा। सपोज कि अगर कोई फार्मर को लोन दिया है, ठीक है, तो एक पौधा जो है बनने में, जैसे अब राइस हुआ तो उसको 3 महीना लगता है मिनिमम, तो 2 ऐसा क्रॉप्स का जो ईयर जो क्रॉप्स होगा, मतलब 3 3 6 6 या 7 जो महीने होंगे तक, अगर 7 महीने तक उसके पास है कि 7 महीने तक अगर नहीं पे कर रहा है
तो वो एनपीए नहीं होगा। लेकिन और ये जो टाइम है वो 1 साल तक का भी हो सकता है बढ़ के, ठीक है। अगर 1 साल के बाद भी वो अगर फार्मर अगर वो लोन का ना प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो एनपीए के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं कि एनपीए को दूसरा नाम जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बैड लोन करके वर्ड आता है। तो जो बैड लोन्स हैं वो और कुछ नहीं, वो एनपीए को ही बोलते हैं। अभी जो है आईडीबीआई बैंक जो था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसको 1 महीना पहले ही बैंक जो उसको फिर से वर्किंग के लिए बोला है। एक्चुअली आरबीआई ने उसको स्टॉप कर दिया था क्योंकि उसका एनपीए बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा लोन दे दिया था, ठीक है। लेकिन उसका जो रिकवरी है वो कुछ नहीं हो रहा था, तो आरबीआई ने उसको टेंशन लगा दिया था। बट अभी जो है वो उससे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब समझते हैं कि एनपीए के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए आप बहुत सारे जगह पे देखेंगे कि एनपीए का 4 टाइप्स होता है। बट जो स्टैंडर्ड एसेट्स होता है उसका मतलब वो एनपीए नहीं होता है। स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब कि उसे रिटर्न मिल रहा है टाइम से 90 दिन के अंदर ही, प्रिंसिपल या रिटर्न जो है, इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड हम जो फर्स्ट होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट्स, वो एनपीए के टाइप्स में नहीं काउंट करते हैं। तो मेनली एनपीए 3 टाइप्स का होता है, एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब होता है कि जिसका एनपीए मतलब ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही इंटरेस्ट जो है वो 1 साल तक पे हुआ है, ठीक है। 1 साल तक अगर जो आदमी है वो लोन लिया है लेकिन उसका कोई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स के कैटेगरी में डालेंगे एनपीए में, ठीक है। दूसरा होता है डाउटफुल एसेट्स। नाम से ही लग रहा है डाउटफुल मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा वाला जो डाउट में है। तो इसका जो रेंज होता है मतलब कि अगर कोई आदमी लोन लिया है और 12 महीने से 3 साल तक उसने ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और ना ही कोई इंटरेस्ट दिया है तो हम उसको डाउटफुल एसेट्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। और लॉस एसेट्स होता है, इसमें जब भी 36 मंथ से ज़्यादा मतलब 3 साल से ज़्यादा अगर हो जा रहा है और जो borrower है वो लिया है पैसा बट ना प्रिंसिपल पे कर रहा है और ना ही इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस केस को हम लोग लॉस एसेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि बैंक के पास पावर होता है कि बैंक जो है वो उसके कुछ एसेट्स को, क्योंकि जो भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो उसके अंदर वो कुछ कोलेट्रल लेता है, कुछ सिक्योरिटीज लेता है, उसके अगेंस्ट कहीं तो पेमेंट करता है, वो उसी के अगेंस्ट लोन देता है जो 80% के आसपास कोलेट्रल वैल्यू का होता है, ठीक है। तो उस एसेट्स को वो सेल कर सकता है, रिटर्न अप कर सकता है, पार्सली कर सकता है, फुली कर सकता है। जितना उसका लोन का अमाउंट रिकवर जितने एसेट्स को सेल करने में होगा, सेल करने में उतना वो एसेट्स के सेल कर देगा, तो उसको लॉस एसेट्स के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो है कुछ फैक्ट्स को देखते हैं कि क्या हुआ है एनपीए गवर्नमेंट के जो एनडीए का जो गवर्नमेंट है उसके समय में क्या हुआ है और यूपीए के सरकार में एनपीए पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो डेटा है वो लिया मैंने आरबीआई रिपोर्ट ऑन द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग चैप्टर 2020 से ये रिपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। देखिए जो आरबीआई है उसने बताया है कि एनडीए के सरकार के समय मतलब मोदी जी के सरकार के समय जो एनपीए है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? मतलब कि यूपीए के सरकार में अगर 100 था तो उस एनडीए के सरकार में अभी जो है वो 300 हो गया है। समझ में आ रहा है? 300। देखिए जैसे कि 2008 से 9 और 13 से 14 इस समय यूपीए की सरकार थी, तो उस समय जो एनपीए के जो अमाउंट था वो जो था 5 लाख करोड़ था। मतलब इतना लोन जो है, ठीक है, इसका अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुआ है। लोन दिया गया है बैंक के द्वारा लोगों को, या तो वो डिफॉल्टर थे वो भाग गए कहीं, या किसी वजह से नहीं दिए बैंक करप्ट हो गए, ठीक है। मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे जो है अभी आपने देखा होगा विजय माल्या का केस, नीरव मोदी का केस, ठीक है, चौकसी का केस, तो इन सारे चीज़ में मैं बताऊंगा कि वह कैसे जो है बैंक उनसे रिकवर करेगा, क्या कर बैंक अभी कर क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो 2009 8 9 और 13 से 14 के समय जो एनपीए था हमारा 5 लाख करोड़ था। बट वही जो है जब एनडीए की सरकार बना 2014 से 15 और 18 से 19 के आस पूरा समय में ड्यूरेशन में जो एनपीए वो 18.3 लाख करोड़ हो गया।
आप देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा जो है वो एनडीए के सरकार में जो एनपीए है वो बढ़ गया है। इसी के बीच बहुत सारा फ्रॉड हुआ है बैंक के साथ, बहुत सारा स्कैम हुआ है। जो अभी नीरव मोदी का स्कैम था वो भी 14,000 करोड़ का था। तो ऐसे ही ऐसे जो लोग हैं पैसा ले रहे हैं और बैंक को वो पेमेंट नहीं कर रहे, तो जो एनपीए है वो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है। और ये बहुत ही बैंक का सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत ही आगे प्रॉब्लम होने वाली है कि पैसा सर्कुलेट ही नहीं करेगा जो इकोनॉमी में। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखते हैं कि जो भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, अब देखिए जो पहले था, ठीक, कि अगर मान लो बैंक जो है 100 रुपये लोन दे रहा है, ठीक है, तो 4-4.5 रुपया जो पहले जो बैंक लोन दे रहा था वो 100 रुपया, तो मतलब 100 रुपया तो 4.5 रुपये ही ऐसा था जो एनपीए होता था, मतलब कि 4.5 रुपये ही रिकवर नहीं होता था। बट 2020 में वह कितना बढ़ के हो गया है, अप्रॉक्स 12%, 11.8%। ठीक है, मतलब कि यहां से अगर करें तो हमें कितना मिलेगा, 88.2 रुपीज ही इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है और 11 रुपया जो है वो गायब हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया है। ठीक है, और लेकिन जो पहले था वो 95.6% जो है वो मनी सर्कुलेट करता था। तो सोचिए अभी से ही 8 रुपये जो है वो सर्कुलेट ही करना बंद कर दिए। ये जो 100 रुपये के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, अगर इसको करोड़ों में कर दे तो सोचिए कितना रुपया जो है वो एनपीए है। ठीक है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले जो 2022 तक में ये जो रेट है वो 11.8% से वो 14%, 14.7% तक इंक्रीज कर सकता है। तो सोचिए अगर 100 रुपये कोई लोन दे रहा है तो 15 रुपये पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया, 85 रुपीज ही सर्कुलेट करेगा। तो बहुत ही खराब सिचुएशन है अभी पूरा बैंक के लिए। ठीक है, इसके लिए आरबीआई भी आगे के स्टेप ले रहा है। ठीक है, और देखते हैं कि इसके आगे देखते हैं कि इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड में एनपीए में सेकेंड रैंक पे है। समझ कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन है बैंक के लिए। ठीक है, वही कंपेयर करें कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जैसे चाइना से, साउथ अफ्रीका से, यूएस से, यूके के, जापान से, रशिया से, तो इनका जो रेशियो एनपीए का अगर 100 रुपये अगर वो लोन दे रहे हैं तो 1 या 2 रुपया ही बस जो है वो मनी सर्कुलेट नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया में अभी फिलहाल 12% है। सोचिए कहाँ चाइना में इतना लोन होता है, उसका इकोनॉमी इतना बड़ा है। ठीक है, तो भी चाइना में बस 1.9% जो है टोटल लोन का एनपीए बन रहा है। मतलब कि अगर 100 रुपये लोन कर रहा है तो 1.9 मतलब 2 से भी कम रुपये ऐसा है जो एनपीए के रूप में है। ठीक है, वही देखें साउथ अफ्रीका में तो 4% है, यूएसए में 6.5% है, यूके में जो है वो 5% है, जापान में 6% है, रसिया में जो है वो 9% है, और इंडिया में अभी जो है फिलहाल 11.8% है। ठीक है, तो इससे जो है हमारा, क्योंकि देखिए कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए बैंक का रोल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर बैंक अगर लिक्विडिटी ही ना रहे तो क्या होगा, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, लिक्विडिटी नहीं रहेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, इनकम नहीं आएगा, डिमांड नहीं होगा, तो फिर इकोनॉमी पूरा डाउन होते जाएगी। ठीक है, तो एनपीए जो है वो बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है पूरा बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, तो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं एनपीए के लिए, कौन कौन से काजेज है, इंटरनल कॉजेज है, एक्सटर्नल कॉजेज भी है, उसके एक एक करके समझेंगे। और सरकार जो है वो किस तरीके से उसको एनपीए को करेक्ट कर रही है, और इस एनपीए का इम्पैक्ट जो है हमारे इकोनॉमी में कैसे पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग आने वाले 1-2 वीडियो में और समझेंगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये सारे डेटा को मैं आपको न्यूज़ के थ्रू, स्क्रीनशॉट के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, कि ये जो सारे जो फैक्चुअल डेटा हैं ये मैं खुद से नहीं लिखा हूँ। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।